आज हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में आपने देखा कि जो महिला है अंतरिम भरण पोषण लेने के लिए वो न्यायालय में एक एफिडेविट दाखिल कर देती है अपने परिवार पे घरेलू हिंसा के। और मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि उसी एफिडेविट के आधार पे इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश पारित कर देते हैं। और इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश का मतलब यह है कि जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं होता है तब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो आज हम उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप उस इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल करा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आखिर में हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नए नए टॉपिक जो फैमिली मैटर्स के रिगार्डिंग इन पे सब पे अपना वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों तक जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हाल में ही एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका उन्होंने एक ऑर्डर दिया कृष्णा मूर्ति वर्सेस सविता। उसमें उन्होंने इंटरिम जो मेंटेनेंस है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसको खारिज कर दिया। और उसका रीजन क्या था, उसमें जो टेक्निकल ग्राउंड्स थे कि जब भी कोई परिवार घरेलू हिंसा में दाखिल किया जाता है तो उसके साथ में एक एफिडेविट होता है, सपोर्टिंग एफिडेविट होता है। जब तक एफिडेविट नहीं होगा तब तक वो परिवार दाखिल नहीं होगा। लेकिन मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि बिना इंक्वायरी किए सम्मन जारी कर देते हैं। या जैसे इंटरिम के लिए कोई एफिडेविट दिया गया और एफिडेविट लेते ही तुरंत आदेश पारित कर दिया जाता है, अपोजिट पार्टी को नहीं सुना जाता है। सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 और सेक्शन 22 और सेक्शन 23 के तहत में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रावधान दिया गया है कि जो भी प्रोसीडिंग होगी वो सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से होगी। और ये जो वर्णित किया गया है, जो मेंशन किया गया है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 28 में कहा गया है कि अगर सेक्शन 17, सेक्शन 18, 19, 20, 22 और 23 के तहत में अगर कोई भी कार्रवाई मजिस्ट्रेट करेंगे तो सीआरपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन डीबी का सेक्शन 23 क्या कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास में कोई एफिडेविट जाता है तो मजिस्ट्रेट उस पर एक्स पार्टी ऑर्डर प्रोसीड कर सकता है, लेकिन नहीं। अब यहाँ बात ये जाती है कि सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो कैसे लाई करेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई परिवार दाखिल होता है, जैसे सपोज ससुराल में कोई घरेलू हिंसा हुई है और केस फाइल कर दिया है मायके में जाके, लेकिन क्या होता है कि मजिस्ट्रेट सम्मन भेज देते हैं, संज्ञान ले लेते हैं, सीआरपीसी का फॉलो ही नहीं करते कि सीआरपीसी यहाँ पे फॉलो भी करनी है। तो पहली चीज आ जाती है जुडिक्शन का मैटर आ जाता है। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी कहा गया है कि अगर किसी अन्य जिले में या मायके में जाके लड़की केस फाइल करती है तो वहाँ के डीपीओ की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ घरेलू घटना हुई है वहाँ पे वो एप्लीकेशन ट्रांसफर करे और वहाँ से रिपोर्ट मंगा के दे। सीआरपीसी 170 ये कहती है कि जहाँ घटना होगी वहीं ट्रायल होगा, वहीं जांच होगी। तो यहाँ तो पहला तो ये जुडिक्शन ही गलत हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो एफिडेविट दिया जाता है, एफिडेविट तब तक साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता जब तक कि सामने वाले का ओरल ना हो। और उसमें भी ऑन राइटिंग ओरल जो एफिडेविट दे रहा है, जो एफिडेविट जो पेश कर रहा है कोर्ट में, वो उसका क्या होगा कि जो चीजें एफिडेविट में होंगी वही चीज ओरली मजिस्ट्रेट सुन सकते हैं और अपने राइटिंग में जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसमें लिख सकते हैं, उसमें लिखेंगे तभी वो साक्ष्य के तौर पे लिया जाएगा। और तीसरी चीज इसमें यह आती है कि जब भी कोई एफिडेविट इंटरिम के लिए दिया जाता है तो अपोजिट पार्टी को नहीं सुना जाता है, जबकि सेक्शन 28 और डीबी ये कहता है कि आप जब भी एप्लीकेशन कोई जाएगी तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर इंक्वायरी कंडक्ट करें। उसमें देखे कि जो एफिडेविट दिया गया है वो ओरली उसको मेंशन कर रहे हैं ऑर्डर शीट पे या नहीं कर रहे हैं, तभी साक्ष्य पे लिया जाए। लेकिन क्या करते हैं, मैकेनिकल वे में ऑर्डर पास कर देते हैं।
तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जब भी कोई इंटरिम ऑर्डर अगर पास हो आपके खिलाफ में, तो आप ऑर्डर शीट पे देखें कि और जो एफिडेविट दिया गया है उस पर आपके लिए कोई सम्मन दिया गया है क्या, आपको सुना गया है, आपको कोई कॉपी रिसीव कराई गई है, या जो एफिडेविट दिया गया है उसमें ओरली जो वादी पक्ष ने जो बोला होगा क्या वो ऑर्डर शीट पे मेंशन किया गया। अगर नहीं किया गया है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 17, 18, 19, 20, 22 और 23 के तहत में साफ तरीके से स्पष्ट है कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है सीआरपीसी है उसको फॉलो करना पड़ेगा और बिना इंक्वायरी कंडक्ट किए कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस की जो प्रक्रिया है वो सिविल प्रक्रिया है और इसमें रिलीफ लेने के लिए किया जाता है, इसमें दंडिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके जो प्रोसीजर फॉलो होते हैं वो सीआरपीसी के तहत में चलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, ताकि कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इसी के संबंध में मैंने आपको शुरू में बताया कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर अपना पास किया था जिसमें इंटरिम मेंटेनेंस डीवी को खारिज कर दिया था, ये कह के कि मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो इंक्वायरी कंडक्ट करे। तो पहला मामला आ गया है जुडिक्शन का। दूसरा मामला आ गया है कि ओथ जो एफिडेविट दिया जा रहा है क्या वो साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट द्वारा ऑन राइटिंग ओरली सुन के अगर ऑन राइटिंग नहीं लिखा जा रहा है ऑर्डर शीट पे या मेंशन नहीं किया जा रहा है तो क्या वो साक्ष्य में लिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि सीआरपीसी के प्रोसीजर फॉलो होते हैं, क्या सीआरपीसी के प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, क्या इंक्वायरी कोई ऐसी कंडक्ट की गई है। तो ये सारे लीगल ग्राउंड हैं जो इंटरिम मेंटेनेंस को खारिज कराने के लिए।